हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मेहुल शर्मा और आपका स्वागत है मेरी इस नई वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 6 साइंस चैप्टर 8 जिसका नाम है बॉडी मूवमेंट। मैं पहले इसके सारे चैप्टर करवा चुका हूं, तो आपको क्या प्लेलिस्ट में क्या डिस्क्रिप्शन की लिंक मिल जाएगी, तो आप वहां से जाके सारे चैप्टर्स देख सकते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए चैप्टर में बोल रहा है कि मान लीजिए आप क्या चुपचाप बैठे हुए हैं, बिल्कुल स्टिल बैठे हुए हैं, तो आप देखेंगे ऑब्जर्व करेंगे अपनी बॉडी में क्या मूवमेंट शो करेंगे। जैसे कि आपकी क्या आइज़ क्या ब्लिंक करेंगी, आपको क्या आंखें आप बंद खोल करेंगे टाइम टू टाइम। और क्या ऑब्जर्व करेंगे कि आपका क्या आप सांस ले रहे हैं ना, तो आपकी क्या लंग्स भी क्या एक्सपेंड कर रहे हैं ना, तो वो भी क्या एक तरीके की मूवमेंट है। आप देखेंगे जो आपका अंदर हार्ट है वो भी क्या धक धक कर रहा है, क्या हार्ट बीट आपको महसूस होगी, तो वो भी क्या बॉडी मूवमेंट है। और आप क्या हाथ पैर हिलाएंगे तो वो भी क्या बॉडी मूवमेंट है। तो आप जितने भी एक्शन वगैरह करते हैं तो वो क्या आपका बॉडी मूवमेंट में आता है। अब देखिए जब आप होमवर्क करते हैं, जब आप राइटिंग करते हैं नोटबुक में, तो आपका हाथ क्या मूव करता है, तो ये भी क्या बॉडी मूवमेंट है। तो राइटिंग में आपका कौन सा बॉडी पार्ट हिल रहा होता है, आपकी फिंगर्स क्या मूवमेंट कर रही होती हैं। तो आपको क्या स्कूल में भी क्या बहुत सारे एग्जांपल मिल जाएंगे। आप देखिए चलते हैं, वॉक करते हैं, रन करते हैं, स्किप करते हैं, जंप करते हैं, मूव करते हैं, प्लेस टू प्लेस है ना, पैदल से चल के जाते हैं तो आप क्या पैरों का मूवमेंट करवाते हैं। आप कूदते हैं तो उसमें पैरों की मूवमेंट होती है, और भी काफ़ी सारे बॉडी पार्ट्स की क्या उसमें मूवमेंट होती है। अब देखिए टेबल दे रखी है 8.1। इसमें क्या बोल रहा है कि जो एनिमल्स होते हैं वो कैसे प्लेस टू प्लेस क्या मूवमेंट करते हैं, तो इसके बारे में हमें क्या लिखना है। और ये जो टेबल है ना, ये आपको क्या डिस्कस करके भरनी है। आप अपने फ्रेंड्स से डिस्कस कर सकते हैं, टीचर से कर सकते हैं, अपने पेरेंट्स से कर सकते हैं, तो उनसे डिस्कस करके इन टेबल को भरना है। अब देखिए टेबल में क्या दे रखा है, एनिमल्स के नाम दे रखे हैं, जैसे काऊ, ह्यूमन, स्नेक, बर्ड और इंसेक्ट और फिश। तो आपको इनकी क्या मूवमेंट के बारे में पता लगाना है कि इनका कौन सा बॉडी पार्ट वर्क कर रहा है। अब देखिए दो आपको भर के दे रखे हैं, जैसे काऊ क्या है वो लेग से क्या मूव करती है, जो स्नेक है वो अपनी पूरी बॉडी का यूज़ करके क्या है एक जगह से दूसरी जगह जाता है। ह्यूमन क्या है वो भी अपने लेग का यूज़ करते हैं। जो बर्ड होती है वो किसका यूज़ करते हैं, अपने विंग का। तो ऐसे करके आपको बाकी की सारी टेबल भर लेनी है। और देखिए एक टेबल छोड़ भी रखी है, इसमें आपको क्या कोई भी अपने टाइप का इंसेक्ट वगैरह या कोई भी एनिमल लेना है और आपको खुद उसका क्या भरना है, उसको ऑब्जर्व करके भरना है कि वो कैसे एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। अब देखिए जो एनिमल है वो काफ़ी तरीके से चलते हैं, जैसे वॉक करते हैं, रन करते हैं, फ्लाई करते हैं, जंप करते हैं, क्रीप करते हैं, क्रॉल करते हैं, स्लीथर करते हैं। स्लीथर कौन करता है, स्नेक करता है, वो क्या रेंगता है ना। और स्विम करते हैं फिशेज। तो ये क्या कुछ बता रखे कि कैसे कैसे एनिमल क्या मूव करते हैं। तो हर जानवर का क्या अपना अपना मूवमेंट करने का तरीका है, वो डिपेंड करता है कि वो जानवर कौन सी स्पीसीज़ का है। क्योंकि देखिए जो स्नेक है वो स्लीथर करता है, फिश क्या स्विम करती है ना, और जो गाय हो गई, कैट हो गई, डॉग हो गई, वो क्या वॉक करते हैं अपने पैरों से, है ना। तो सब में क्या डिफरेंसेज है। अब देखिए आपको क्या चैप्टर की मेन चीज़ पढ़नी है कि ह्यूमन बॉडी में कैसे मूवमेंट होती है। तो आपका अगला टॉपिक है ह्यूमन बॉडी एंड इट्स मूवमेंट्स। अब देखिए ये बोल रहा है कि आपने अपने स्कूल में क्या बहुत सारी एक्टिविटी करी होंगी। आपने क्या योगा करा होगा, रनिंग करी होगी, एक्सरसाइज वगैरह करते होगे, तो उसमें क्या बॉडी की काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट होती है, हाथ पैरों की क्या आपके मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा होती है। अब देखिए आपने क्या बैट बॉल खेला होगा, तो उसमें देखिए जैसे कि जो बॉलर होता है वो बॉल डालता है, तो आप भी कभी कभी देखिए रास्ते पे चल रहे होते हैं, आप सोचते हैं इमेजिनरी हमारे हाथ में बॉल है, और आप क्या घुमा के अपने हाथ को बॉल फेंकते हैं। तो उसमें क्या आपका जो हाथ है वो क्या है, उसका मूवमेंट हुआ, वो क्या है गोल गोल घुमा, राउंड रोटेट हुआ ना आपका। तो अब ये पूछ रहे हैं कि आपका शोल्डर भी मूव करा आपने, जैसे पूरा हाथ घुमाया तो शोल्डर भी क्या मूव हुआ, हल्का सा क्या शोल्डर भी मूव होता है, और आपका हाथ तो पूरा ही रोटेट हो जाता है। ऐसे की काफ़ी सारे क्या मूवमेंट और होती हैं। अब बोल रहे अपने क्या लेग्स को क्या है रोटेट करिए, अपने हिप्स तक ले जाइए। फिर अपने क्या आर्म को क्या एल्बो के अराउंड रोटेट करिए। फिर अपने क्या लेग को बेंड कीजिए। फिर अपने आर्म को क्या स्ट्रेच करिए। फिर अपनी क्या आर्म को क्या शोल्डर पे टच कीजिए घुमाकर। अपनी फिंगर को भी क्या बंद खोल करिए, जो कि ये पूरी क्या बॉडी की मूवमेंट बता रखी है कि आप क्या क्या मूवमेंट कर सकते हैं। तो ये सारी क्या आपकी बॉडी की मूवमेंट के बारे में बता रखा है कि आप ऐसे ऐसे करके आप अपनी बॉडी की क्या मूवमेंट करा सकते हैं। और फिर कह रहा है कि आप क्या ऑब्जर्व करेंगे कि आपके जो पार्ट हैं बॉडी के, कुछ पार्ट तो ईजिली मूव कर रहे हैं, लेकिन कुछ पार्ट ऐसे भी हैं जो ईजिली मूव नहीं कर रहे हैं। अब देखिए आपको एक्टिविटी 1 दे रखी है। तो देखिए एक्टिविटी 1 में बोल रहा है कि जैसे कि आप ये इमेज में क्या एक लड़का देख सकते हैं, इसने अपना हाथ क्या स्ट्रेच कर रखा है, सीधा कर रखा है बिल्कुल। फिर बोल रहा है कि आपके दोस्त ने क्या वो लकड़ी ली है और आपके हाथ को बांध दिया है, बिल्कुल सीधी लकड़ी से बांध दिया है। अब बोल रहा है कि आप जैसे कि एल्बो को पहले की तरह मोड़ रहे थे, तो अब मोड़ पाएंगे, तो ऑब्वियसली नहीं मोड़ पाएंगे। तो क्योंकि लकड़ी क्या बिल्कुल सीधी है, लकड़ी तो आप ऐसे मोड़ के तोड़ नहीं सकते, क्योंकि लकड़ी क्या मजबूत है। तो लकड़ी क्या आपके हाथ को क्या सीधी रखेगी, तो आपके हाथ क्या मोड़ नहीं पाएंगे। तो देखिए अब आपको क्या टेबल दे रखी है 8.2। इसमें क्या बताना है कि आपकी जितने भी बॉडी पार्ट्स है वो कितना रोटेट कर रहे हैं, मतलब कितनी उनकी मूवमेंट है। तो इसके बारे में आपको लिखना है, जैसे कि आपकी नेक हो गई, रिस्ट हो गई, और फिंगर हो गई, नी हो गई, एंकल हो गया, टो हो गया, बैक हो गया, हेड हो गया, एल्बो हो गई, आर्म हो गई। तो
तो ये आपको टेबल क्या खुद अपने आप से भरनी है। तो उसमें आपको बताना है कि वो मतलब पूरा आपकी जो गर्दन है वो कम्प्लीटली रोटेट हो रही है, तो ऐसा मोस्टली तो नहीं होता है, तो पार्शली क्या मूव करती है। तो उसमें क्या यस भर रखा है। क्या बैंड हो जाती है आपकी गर्दन, क्या बैंड हो जाती है? तो नहीं। लिफ्ट हो जाती है, डू नॉट मूव एट ऑल, मतलब आपकी गर्दन क्या मूव नहीं करती? मूव तो करती है ना, आप गोल गोल घुमाते गर्दन। और फिर रिस्ट का भरना है आपको, फिंगर का। तो ऐसे करके आपको क्या पूरी टेबल भर लेनी है। आपको बताना है कि वो पूरी रोटेट हो रही है कि आधी रोटेट हो रही है, क्या वो बैंड हो रही है या वो लिफ्ट हो रही है या फिर वो मूव ही नहीं करती। तो ये सब करके आपको क्या भर लेनी है। अब देखिए क्या बोल रहा है कि आपने जब भी देखिए अपना हाथ क्या बैंड करते हैं, अपना पैर को बैंड करते हैं, अपनी गर्दन घुमाते हैं, है ना, अपने हाथ को क्या ऊपर नीचे करते हैं, तो आपने क्या दो हड्डी के बीच के जो जॉइंट है क्या है उसको कैसे हिला रहे हैं। तो आप क्या जॉइंट के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए अब जैसे कि एल्बो हो गई, शोल्डर हो गया, नेक हो गया, तो इनको आप क्या जॉइंट की मदद से क्या रोटेट कर पाते हैं। अब देखिए बोल रहा है कि व्हाट एग्जैक्टली इज जॉइंट टुगेदर एट दिस जॉइंट्स। मतलब जॉइंट्स क्या होता है, मतलब जहाँ पे आपकी दो हड्डियाँ जुड़ी हुई है ना, जैसे कि आपका हाथ हो गया, पैर हो गया, तो आपकी जहाँ पे दो हड्डियाँ जुड़ी हुई हैं, जैसे आपका एल्बो और नी हो गया, जहाँ वो क्या जॉइंट है, वहाँ पे क्या जुड़ी हुई हैं, ये दो हड्डियाँ जुड़ी हुई हैं, तो उसको बोलते हैं हम जॉइंट। अब देखिए बोल है कि आपकी मान लीजिए उंगलियां हो गई, फेस हो गया, नेक हो गया, नोज़, ईयर हो गया, आपकी बैक हो गई, शोल्डर हो गया, हैंड हो गया, लेग हो गया। तो ये बोला जब आप उनको प्रेस करेंगे, दबाएंगे, तो आपको कुछ हार्ड हार्ड सा फील होगा। तो ये हार्ड हार्ड सा जो फील हो रहा है ये क्या है? ये क्या आपकी बोन्स है, हड्डियाँ हैं आपके शरीर में। और अब ये बोल रहा है कि आपको पता है कि आपके शरीर में कितनी हड्डियाँ होती हैं। अब देखिए जो हड्डियाँ होती हैं हमारे शरीर में, ये पता है वेरी करती हैं। छोटे बच्चों में ज़्यादा होती हैं, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है तो ये हड्डियाँ क्या है कम होती जाती हैं। तो अब इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। उससे पहले अब देखिए क्या बोल रहा है कि जो बोन होती हैं वो क्या बैंड नहीं कर सकती। तो फिर ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो हमारी एल्बो है और नी है वो मतलब कैसे बैंड हो जाती है, क्योंकि हड्डी तो बैंड कर ही नहीं सकती है। तो वो किसकी मदद से बैंड कर रही है? वो जॉइंट की मदद से क्या बैंड कर रही हैं। दो अलग अलग हड्डियाँ जुड़ी हुई हैं आपस में, तो वो आपस में क्या बैंड करती हैं। एक सिंगल जो बोन होती है वो बीच में से क्या मूवमेंट नहीं कर सकती। मान लीजिए आपका हाथ है, अब एल्बो के आगे जो आपका हाथ है पूरा सीधा हाथ है, वो क्या बीच में से आप मोड़ दोगे तो नहीं मोड़ पाओगे, क्योंकि आपकी हड्डी बिल्कुल सीधी है, वो बिल्कुल हार्ड है, ठोस है, वो मुड़ेगी नहीं। तो देखिए अब क्या हमारी बॉडी में क्या काफ़ी सारे जॉइंट्स होते हैं, तो अब इसी के बारे में आप अलग अलग जॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारा पहला जॉइंट है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो अब देखिए आपको एक्टिविटी 2 दे रखी। तो देखिए आपको एक्टिविटी 2 में क्या बोल रहा है, आपको क्या एक पेपर लेना है, उसका सिलेंडर शेप बनाना है। सिलेंड्रिकल से आपको पता होगा कैसे होगा, अगर नहीं पता तो आप गूगल भी कर सकते हैं। मतलब पेपर को क्या गोल कर देना है, ऊपर से लेकर नीचे तक सिलेंड्रिकल शेप में बना देना है। और फिर आपको क्या एक रबड़ की बॉल लेनी है, उसमें क्या गोल छेद करना है और वो सिलेंडर उसमें डाल देना है। आप क्या ऊपर इमेज में भी देख सकते हैं, जैसे कि उसमें बता रखा है कि बॉल है, उसमें क्या सिलेंडर डाल रखा है। फिर आपको क्या करना है कि वो जो आपने स्ट्रक्चर बनाया है उसको एक कटोरी लेनी है, उसके अंदर लगा देना है। तो आप जैसे इमेज में जैसे डायग्राम बन रखा है तो वैसा बिल्कुल सेम डायग्राम वो इमेज बन जाएगी। तो बिल्कुल सेम ऐसे ही होता है हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट दिखने में। तो मतलब क्या है कि वो देखिए वो जो जा रहा है वो सिलेंडर है, वो क्या है हड्डी है, और जो बॉल है वो भी हड्डी है, और जो कटोरी है वो भी क्या कटोरी नुमा क्या हड्डी होती है। उसमें क्या हमारा जब लेग मूव करता है तो ऐसी ऊपर नीचे उस हड्डी में क्या गोल गोल हमारा पैर घूमता है। देखिए अब ये बोल रहा है कि जो हमारी बॉल है वो क्या फ्रीली रोटेट कर पाएगी बाउल के अंदर, तो ये क्या कर पाएगी। और बोल रहा है कि डज द पेपर सिलेंड्रिकल ऑल्सो रोटेट। तो उसके साथ जैसे बॉल क्या बॉल के अंदर रोटेट कर रही है बाउल के अंदर, तो ऐसे क्या जो हमारा पेपर है सिलेंडर है वो भी क्या रोटेट करेगा। तो इससे हमें समझाया जा रहा है बॉल और सॉकेट जॉइंट के बारे में कि जो जैसे कि ये घूम रही है ना, ये पूरा कटोरी के अंदर जो ये घूम रहा है ये स्ट्रक्चर, ऐसी सेम हमारा बॉल और सॉकेट जॉइंट में होता है। अब देखिए इसी को अच्छी तरह समझिए। अब देखिए डायग्राम दे रखा है, इसमें देखिए जो ये क्या है, जो रिंग सी दे रखी है क्या आपकी हिप बोन है, और ये जो आपकी ये जो जुड़ रही है देखिए यहाँ पे क्या है बॉल और सॉकेट जॉइंट है, और इससे क्या आपकी थाई की बोन जुड़ी हुई है, जो आपकी पैर की थाई है ना ये वाली बोन। और इसको देखिए आप ऊपर नीचे कैसे मूव करवाते हैं, इसी सॉकेट जॉइंट की मदद से क्या इनको मूव करवाते हैं अपने थाई की बोन को। तो देखिए जैसे कि ऊपर मैंने आपको इमेज में बताया था वैसे ही सेम देखिए ये बन रखा है ना, ये देखिए कटोरी नुमा क्या हिप बोन है, और देखिए इसमें क्या है सॉकेट है, हमारी जो ये थाई की हड्डी है ये भी क्या एक बॉल की तरह क्या हड्डी से जुड़ी हुई है। तो इसी की मदद से क्या आपको अब समझ आ गया होगा कि हमारे जो बॉल और सॉकेट जॉइंट है कैसे काम करता है। देखिए जो बॉल और सॉकेट जॉइंट होता है ये सेम क्या शोल्डर के लिए भी काम करता है। शोल्डर में भी हमारी क्या इसी टाइप से क्या हमारी बोन जुड़ी रहती है। मैं क्या इमेज लगा दूंगा तो आपको क्या उसमें दिख रहा होगा साफ साफ। देखिए फिर इमेज में कि देखिए जो हमारा हाथ है वो भी क्या बॉल्स एक जो कंधे की हड्डी है वो भी क्या बॉल की तरह दिख रही है ना, जैसे हमारी क्या दो थाई की जुड़ी हुई थी ना हिप बोन से, वैसी कि हमारी जो शोल्डर है ना उसकी देखिए हैंड बोन जो है वो शोल्डर से कैसे जुड़ी हुई है। तो जो बॉलर होते हैं वो गेंद फेंकते देखेंगे कि आप वो पूरा हाथ घुमा देते हैं। तो इसी जो ये जॉइंट है ना बॉल और सॉकेट जॉइंट, तो ये हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा मूवमेंट प्रोवाइड करता है। अब देखिए जो जितना भी हम भागने का कूदने का काम करते हैं और जैसे गेम वगैरह जो भी हम खेलते हैं तो इन जॉइंट का सबसे ज़्यादा काम होता है। तो देखिए यही कह रहा है कि जो आपने जो सिलेंडर बनाया था ना वो क्या आपके हाथ की हड्डी थी,
और जो आपने जो बॉल लिया वो क्या है, आपके एंड था, आपकी जो बोन थी हैंड की, वो उसका एंड था, वो क्या बिल्कुल राउंड होता है बॉल की तरह। और जो जिससे आपके शोल्डर से जुड़ा हुआ था, तो वो क्या आपकी जो हड्डी जिसमें वो बॉल थी ना, वो क्या कटोरी नुमा, तो वो क्या है आपकी जो कंधे की हड्डी होती है वो भी क्या कटोरी नुमा होती है, जिससे कि वो बॉल उसके अंदर होती है और वो बॉल ही क्या है आपस में क्या हिलती रहती है, मूवमेंट वो क्या अच्छे से मूवमेंट करवाती है। अब देखिए जो बोन का जो एंड है वो जो गोल है बॉल की तरह, तो वो क्या आपके कंधे से कैसे जुड़ा रहता है, कैविटी की वजह से क्या जुड़ा रहता है। ऐसी क्या सेम हिप बोन में भी होता है, हिप बोन के साथ जो आपकी थाई बोन जुड़ी रहती है वो भी क्या कैविटी की मदद से क्या अच्छे से जुड़ी रहती है, मतलब अलग अलग नहीं हो पाती, कैविटी उसको टाइटली क्या पकड़ के रखता है। तो देखिए बॉल और सॉकेट जॉइंट की मदद से क्या आपको सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिल पाती है। जितने भी आप सबसे बड़े बड़े काम करते हैं, जैसे कूदना हो गया, भागना हो गया, तैरना हो गया, है ना, जितनी भी बॉडी मूवमेंट हो जाती है ना, लिखना वगैरह, है ना, बॉल फेंकना, बैटिंग करना, तो ये क्या है आपको सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी क्या यही जॉइंट प्रोवाइड करवाता है, और कोई सा जॉइंट इतनी फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड नहीं करवाता। अब देखिए आपका अगला जॉइंट क्या है, पाइवोटल जॉइंट। जो ये पाइवोटल जॉइंट होता है, ये कौन सा जॉइंट होता है, आपकी जो नेक होती है और आपका हेड होता है उसके बीच का जॉइंट होता है। जो आपकी जो ये पूरा स्कल है, आपकी जो ये पूरा आपका सर है, ये क्या स्कल है, और स्कल क्या आपकी बैकबोन से जुड़ा हुआ है, लेकिन जो बैकबोन से जो जुड़ा हुआ है, किस जॉइंट पे जुड़ा हुआ है, पाइवोटल जॉइंट पे जुड़ा हुआ है। अब देखिए आपने नोटिस करा होगा जो आपका सर है वो क्या आप उसको थोड़ा सा लेफ्ट घुमा सकते हैं, थोड़ा सा राइट घुमा सकते हैं, थोड़ा सा ऊपर कर सकते हैं, थोड़ा सा नीचे कर सकते हैं, लेकिन उसको क्या हैंड की तरह क्या पूरा 360 डिग्री नहीं घुमा सकते, है ना, पूरा ऐसे गोल गोल तो घुमा नहीं सकते अपने सर को, ये पूरे अपने सर को पीछे नहीं घुमा सकते पूरी तरह, तो ऐसा करना क्या नामुमकिन है। तो जो पाइवोटल जॉइंट है तो इतना ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होता, लेकिन थोड़ी बहुत मूवमेंट के लिए क्या ये सफिशिएंट है, मतलब थोड़ी मूवमेंट आप इसमें कर सकते हैं जॉइंट की मदद से। देखिए डायग्राम में भी देख सकते हैं, जैसे कि आपका ये स्कल क्या है बैकबोन से जोड़ रहा है, नेक से जोड़ रहा है ना, तो इसी जॉइंट को हम बोलते हैं पाइवोटल जॉइंट। और देखिए कैसे जुड़ा हुआ है ये डायग्राम में। अब देखिए अगला जॉइंट क्या हमारा हिंज जॉइंट। जो हिंज जॉइंट होता है हमारी क्या नी में होता है, घुटने में होता है। तो देखिए इस जॉइंट का नाम हिंज जॉइंट इसलिए पड़ा क्योंकि डोर में भी क्या आपने ऑब्जर्व करा होगा हिंजेस होती हैं। अब आपको एक्टिविटी 3 दे रखी है। अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है, देखिए आपको क्या करना है कि आपको क्या एक शीट लेनी है, उसको क्या सिलेंडर बना देना। आप इमेज में देखिए सिलेंडर बना रखा है, फिर आपको क्या करना है पेंसिल लेनी है और उसके अंदर छेद करके घुसा देनी है। फिर पेंसिल को आपको क्या मूव करवाना है ऐसे ऐसे डायरेक्शन में। और देखिए वो जो आपने पूरा सिलेंडर बनाया था उसको क्या एक आधे बने सिलेंडर में रख दीजिए। जैसे ये जो आप पीला पीला देख रहे हैं ब्लू सिलेंडर, ये क्या आधा सिलेंडर है, इसके अंदर क्या एक पूरा सिलेंडर गोल रखा है, उसके अंदर अपने पेंसिल को वैसे ऐसे मूव करवा रहे हैं। तो इसको आपको अंदाज़ा लग जाएगा हिंज जॉइंट कैसे मूव करती है। तो अब देखिए आपको ऊपर क्या हिंज जॉइंट का डायग्राम दे रखा है। देखिए एग्जैक्टली तो वैसा नहीं है, लेकिन आपको क्या एक अंदाजा लग जाएगा कि जो हमारी हिंज जॉइंट है वो कैसे वर्क करती है, कैसे मूवमेंट करती है। देखिए जो हिंज जॉइंट होता है तो नी में होता है और ये एल्बो में भी होता है। जो एल्बो वाला होता है जो ये क्या है, एक तो आपको बैक मूवमेंट प्रोवाइड करवाएगा, एक फोर्थ मूवमेंट प्रोवाइड करवाएगा एक लिमिट तक, उससे ज़्यादा नहीं करवाएगा। अब देखिए आपने 2 तरीके के जॉइंट के बारे में पढ़ लिया। अब तीसरा जॉइंट हमारा क्या फिक्स्ड जॉइंट। अब इसके बारे में देखिए। तो देखिए कुछ जॉइंट्स ऐसे भी होते हैं हमारे सर में, या तो सर में होते हैं या ऐसे बॉडी पार्ट्स में होते हैं जो पता है जॉइंट होते हैं लेकिन वो क्या मूवमेंट नहीं कर पाते, वो फिक्स्ड जॉइंट होते हैं जिसमें मूवमेंट नहीं होती बोन्स की। तो ऐसी जॉइंट को हम बोलते हैं फिक्स्ड जॉइंट जिसमें मूवमेंट ना हो। अब देखिए एग्जाम्पल के लिए आपका जो माउथ होता है मुंह, अब देखिए उसमें 2 जो होती हैं, एक तो अपर जो एक लोअर जो। तो आप देखेंगे जब आप अपना मुंह खोलेंगे उसको बड़ा करेंगे वाइड करेंगे तो आप देखेंगे जो नीचे वाला जो है वो तो आसानी से नीचे जा रहा है, लेकिन जो ऊपर वाला है वो इतना ऊपर नहीं आ पा रहा है। क्यों नहीं आ पा रहा है? क्योंकि ऊपर का एक फिक्स्ड जॉइंट है। तो फिक्स्ड जॉइंट की वजह से जो हमारा अपर जो है वो मूवमेंट ज़्यादा नहीं कर पाता, लेकिन नीचे वाला ईजिली कर लेता है। अब आप देखिए आपने जॉइंट्स के बारे में पढ़ लिया कि जॉइंट्स कैसे कैसे हमारी बॉडी को क्या मूवमेंट प्रोवाइड करवाते हैं। अब आप पढ़ेंगे कि जो हमारी बॉडी की शेप है वो शेप कैसे बनती है, क्योंकि हमारी हर बॉडी पार्ट्स का क्या एक डिफरेंट शेप है ना, हर बॉडी एक डिफरेंट शेप की होती है, तो उसको कैसे शेप मिल पाती है। अब देखिए मान लीजिए आपको कोई डॉल बनानी है, तो डॉल को बनाने के लिए आपको क्या उसका एक फ्रेमवर्क की जरूरत पड़ेगी। आप उसमें क्या मेटल की रॉड वगैरह डालेंगे, है ना, उसके हाथ पैर को बनाएंगे, है ना, सर वगैरह बनाएंगे, तो उसके लिए क्या आपको एक फ्रेमवर्क की जरूरत पड़ती है। तो उसी फ्रेमवर्क को हम बोलते हैं स्ट्रक्चर। अब देखिए जो हमारी बॉडी होती है, हमारी बॉडी को भी क्या एक फ्रेमवर्क चाहिए, स्ट्रक्चर चाहिए। तो हमारी बॉडी को स्ट्रक्चर कौन देता है? बोन्स, जो हड्डियाँ होती हैं वही हमारी बॉडी को क्या पूरे सर से लेके पाँव तक के एक स्ट्रक्चर देती हैं। अब देखिए बोल रहा है द फ्रेमवर्क इज कॉल्ड अ स्केलेटन। ये जो स्केलेटन होता है ये क्या हमारी पूरी बॉडी का फ्रेमवर्क होता है। जो ये फ्रेमवर्क होता है इसी के ऊपर क्या बाद में क्या मसल वगैरह चढ़ जाती है, खाल वगैरह चढ़ जाती है, फिर क्या पूरा हमारा शरीर बन जाता है। लेकिन जो सबसे अंदर क्या हमारे हड्डियाँ ही होती है, हड्डी के ऊपर ही जो होता है। अब देखिए ऊपर क्या ब्लू बॉक्स में बता रखा है कि मैंने आपको देखिए पहले ही बताया था कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसमें करीब 305 हड्डियाँ होती हैं। लेकिन जैसे जैसे उसकी हाइट बढ़ती जाती है ना, उम्र बढ़ती जाती है, जैसे ही बच्चा बड़ा हो जाता है, एक अडल्ट हो जाता है, तो उसकी बॉडी में 206 हड्डियाँ हो जाती हैं। तो ये सबको पता ही होगा कि हमारी बॉडी में कितनी हड्डियाँ होती हैं, 206 हड्डियाँ होती हैं। तो आप देख सकते हैं आपको क्या है स्केलेटन का देखिए डायग्राम दे रखा है, आप इसमें देख सकते हैं कि हमारा जो ह्यूमन स्केलेटन होता है वो कैसा होता है दिखने में।
अब देखिए बोल रहा है कि हमें कैसे पता चलेगा जो हमारी जो हड्डियाँ वो कौन सी शेप की हैं। अब देखिए आपको जब आप मेडिकल स्टूडेंट होंगे, अगर आप हायर स्टडी करेंगे तो उसमें आपको क्या पूरा का पूरा स्केलेटन दिखाया जाता है। अगर आप अभी जब बड़ी क्लासेस में जाएंगे, जब आपकी बायोलॉजी में लैब में जाएंगे तो आप वहाँ पे भी देख सकते हैं कि वहाँ पे क्या स्केलेटन का पूरा का स्ट्रक्चर रखा रहता है। अभी तो शायद आप नहीं जा पाएंगे। तो देखिए अब ये बोल रहा है कि अगर मान लीजिए आपको अब बोन्स देखनी है, हड्डियाँ देखनी है, तो आप कैसे देख सकते हैं। अब मान लीजिए कोई भगवान ना करे आपको कोई मान लीजिए इंजरी हो जाए, चोट वोट लग जाए, तो आपने देखा होगा कि डॉक्टर क्या करते हैं, जैसे आपको चोट लगती है तो वो क्या एक्सरे करवाते हैं। तो एक्सरे क्या होता है, एक्सरे में क्या आपकी हड्डियों का वो डॉक्टर देखता है कि आपकी हड्डियों को नुकसान हुआ कि नहीं हुआ। तो एक्सरे क्या करता है कि आपकी हड्डियों को दिखा देता है अच्छे से, है ना, ब्लैक एंड वाइट में दिखा देता है। जो वाइट वाली होती है आप देख भी सकते हैं, इमेज में दिखा रखा है कि एक्सरे कैसा होता है दिखने में। आपने देखा होगा आपके घरों में भी आपके दादा दादी के एक्सरे काफ़ी रखे रहते हैं, आप उसको भी देख सकते हैं उठा के लाइट में कि कैसे एक्सरे दिखते हैं। उसके अंदर क्या हड्डी का पूरा स्ट्रक्चर होता है ना, आपकी बोन्स का पूरा स्ट्रक्चर होता है। फिर उससे डॉक्टर देख के पता लगा लेता है कि कोई इसमें दिक्कत है या नहीं। अब देखिए एक्सरे क्या हमारी बोन्स को दिखाती है, लेकिन दिखाती कैसे है। एक्सरे क्या होती है, वो हाई फ्रिक्वेंसी वाली वेव होती हैं। हाई फ्रिक्वेंसी होती है तो हमारी जो मसल हो गई, स्किन हो गई, उसके तो आर पार हो जाती है, लेकिन जो बोन होती है उसके आर पार नहीं हो पाती हैं। इसलिए इसके कारण क्या होता है, जो हमारी बोन है वो क्या क्लियरली हमें दिखाई देने लग जाती हैं, क्योंकि खाल के आसपास पास हो जाएंगी और हड्डी से नहीं हो पाती, तो हड्डी हमें क्या दिख जाती है एक्सरे में। और वो जो एक्सरे निकल कर आता है तो उसी को देख के क्या डॉक्टर पता लगा लेता है कि उसमें शेप में कोई कमी तो नहीं है, क्या कोई फ्रैक्चर तो नहीं है, है ना। अब देखिए आपको बताने के लिए भी क्या आपको एंकल और नी जॉइंट का क्या एक्सरे दिखा रखा है कि दिखने में ऐसा होता है। देखिए आपको क्या एंकल का देखिए जॉइंट दे रखा है। देखिए आपको जो अलग से ये छोटी सी हड्डी दिख रही होगी, ये क्या आपकी एड़ी है, और आपको दूसरा जो दे रखा है ये आपकी नी है, घुटना। अब देखिए आखिरी तरीका बता रखा है। मान लीजिए आपके घर में एक्सरे भी नहीं, आपने कभी एक्सरे देखा ही नहीं, तो आप कैसे पता लगा सकते हैं अपनी बोन्स के बारे में। आप अपने हाथ पैरों को दबा के देख सकते हैं। अपनी उंगलियों, आपने हाथ देखिए, अपना हाथ लीजिए और उंगलियों को दबा के देखिए, आपको फील होगा कि इसमें क्या टाइट टाइट कुछ तो है, तो वो क्या आपकी बोन्स है। अपने हाथ पैरों को दबाइए, अपने सर को पकड़िए, अपने गर्दन को, है ना, जो भी आप देखिए, अपनी रिब्स देखिए, तो ये सारी आपको अपनी हड्डियाँ दिखाई देंगी। जब दिखाई नहीं देंगी मतलब आपको फील होगा कि हाँ कुछ है हार्ड हार्ड, तो ये जो हार्ड हार्ड आपको लग रहा है तो यही क्या आपकी बोन्स है। अब देखिए क्या बोल रहा है, बैंड योर फिंगर्स। आपको अपने हाथ लेना और फिंगर्स को ऐसे बैंड करना है। आपने देखेंगे कि आपके जो हाथ है उसमें भी क्या काफ़ी सारे जॉइंट्स होते हैं। अपने हाथ में देखेंगे, आप फील करेंगे, देखिए छोटी छोटी हड्डियाँ होती हैं, ये भी क्या जॉइंट से क्या जुड़ी हुई हैं आपस में। और आपकी जो रिस्ट है वो भी क्या फ्लेक्सिबल है। आपने देखा होगा ना, आपका हाथ ऐसे गोल गोल घुमाते हो, अपने रिस्ट को घुमाते हो ना। और बोल रहा है कि ये जो रिस्ट है ये किससे बनी होती है, कैरपल्स से बल्कि बनी होती है। कैरपल्स आप क्या नेट पे अगर सर्च करेंगे कैरपल्स, तो आपको अच्छे से क्या डायग्राम दिखेगा दिखने में, तो आपको क्या समझ आएगा। आप जब खुद सर्च करके देखेंगे नहीं तो आपको क्या समझ नहीं आएगा। अच्छे से समझने के लिए आप खुद रिसर्च करिए, बोन्स के बारे में जानिए, और क्या गूगल पे और नई नई हड्डियों के बारे में जानिए, अपने पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स के बारे में जानिए। अब देखिए एक्टिविटी 4 दे रखी है। इसमें क्या बोल रहा है, आपको क्या डीप ब्रेथ लेनी है, गहरी सांस लेनी है, और आपको क्या फील करना है अपनी चेस्ट की बोन को। आप छू के पता लगा लेंगे ना, जैसे जो मोटे लोग हैं उनको क्या ज़्यादा प्रेस करना पड़ेगा, लेकिन जो पतले लोग हैं उनकी तो वैसी दिख जाती है हड्डियाँ। तो आपको क्या डीप ब्रेथ लेनी है, अपनी चेस्ट को फील करना है, और जो बैक बोन है उसको भी क्या हाथ लगा के क्या फील करना है। तो आपको क्या पीछे की हड्डियाँ, रिब्स दिखेंगी, आपको चेस्ट की बोन दिखेंगी, रिब्स। आपको पता है ना आगे क्या हमारी रिब्स होती हैं जिसके अंदर क्या लंग्स होते हैं, तो आपको क्या वो फील होंगी। आप इमेज में भी देख सकते हैं, ये जो राउंड राउंड जा रही है इन्हीं को बोलते हैं हम रिब, और ये जो पूरा स्ट्रक्चर जब बन जाता है इसको बोलते हैं हम रिब केज। तो देखिए जो चेस्ट बोन होती है उनको बोलते हैं हम रिब्स, और ये क्या बैंड होती हैं। आप इमेज में भी देख सकते हैं कि पूरी की पूरी क्या बैंड हो रही है, और पीछे जाके क्या बैक बोन से क्या अटैच हो जाती है, जुड़ जाती हैं। जो भी बैक बोन से जुड़ जाती है तो पूरी की पूरी क्या रिब केज बन जाती हैं। और इसी केज के अंदर क्या आपके बॉडी के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो ऑर्गन्स होते हैं, जैसे लंग्स हो गया, हार्ट हो गया, तो जो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये क्या बहुत ज़रूरी होता है आपकी बॉडी के लिए, रिब केज। और देखिए ये बोल रहा है जब आप अपनी फील करेंगे, आप अपने दोनों साइड राइट और लेफ्ट में दोनों साइड क्या है आपको रिब्स दिखेंगे, तो आप जब उनको गिनेंगे तो क्या टोटल 12 रिब्स होंगी, 12 इस साइड 12 इस साइड। आप इमेज में भी गिन सकते हैं कि टोटल देखिए एक साइड 12, दूसरी साइड के 12 रिब्स हैं। अब देखिए बैक बोन का डायग्राम दे रखा है, इसमें देखिए जो बैक बोन है देखिए कैसे दिख रही है, और सांप जैसी दिख रही है ना, और इसी में क्या है जो रिब है वो क्या आके पीछे जुड़ जाती है बैक बोन में। तो देखिए बोल रहा है कि आप बैक बोन को फील कैसे कर सकते हैं। मान लीजिए आपका दोस्त है और वो क्या अपने पैरों को छू रहा है, नीचे झुक के टोस को छू रहा है। जब वो छुएगा तो आप देखेंगे कि उसकी जो बैक बोन है वो आपको साफ साफ दिखाई देगी। आप उसको फील कर सकते हैं हाथ लगाकर, गर्दन से लेके पूरे हिप्स तक जाती है ये बैक बोन, है ना, पूरी सीधी बैक बोन जारी होती है। तो आप ऐसे करके क्या बैक बोन देख सकते हैं, आप उसको फील कर सकते हैं। तो आप देखिए इमेज में भी देख सकते हैं ये जो बैक बोन है क्या छोटी छोटी बोनों से मिलकर बना हुआ। देखिए कितनी छोटी बोनें हैं, तो इन्हीं छोटी बोनों को हम क्या बोलते हैं, वर्टिब्रे। तो अब देखिए एक बैक बोन में कितने वर्टिब्रे होते हैं, 33 वर्टिब्रे होते हैं। तो ये कुछ फैक्ट हैं ये जो आपको क्या याद रखने पड़ेंगे, जैसे कि 206 हड्डियां होती है हमारी बैक बोन में, क्या 33 वर्टिब्रे होती हैं। तो ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। हमारी रिब्स कितनी होती है दोनों साइड में, 12 रिब्स होती हैं। टोटल रिब्स कितनी, 24 हो गई। तो ये सब चीज़ें आपको क्या नंबर याद रखने हैं, ये आपको फ्यूचर में काम आएंगे।
तो अब देखिए बोल रहा है कि ये जो 33 बोन से मिलकर बना है, इसकी वजह से हम क्या अपनी बॉडी को मूवमेंट कर पा रहे हैं, इसकी वजह से आप क्या झुक पा रहे हैं या लेट पा रहे हैं या फिर पीछे की तरफ क्या मुड़ पा रहे हैं। तो अगर ये नहीं होती, बिल्कुल सीधी क्या हड्डी होती, तो आप कुछ भी नहीं कर पाते, आप लेट भी नहीं पाते, झुक भी नहीं पाते, है ना, और आप बड़ी मुश्किल हो जाती है, आप इधर उधर भी नहीं मुड़ पाते। तो ये वर्टिब्रा बहुत ज़रूरी होती है ना। अब देखिए बता रखा है कि शोल्डर बोन को आप कैसे देख सकते हैं। अब आपका दोस्त है, अब उसको बोलिए कि भाई तू दीवार की साइड खड़ा हो और ज़ोर से दीवार पे धक्का मार। जैसे कि वो दीवार पे धक्का मारेगा तो उसकी जो बैक बोन है वो क्या आगे की तरफ निकल आएंगी, फिर आपको क्या उसको फील करके आराम से आप देख सकते हैं। अब देखिए डायग्राम में भी आपको क्या शोल्डर बोन्स दिखा रखी हैं। जैसे कि आपका दोस्त क्या दीवार पर धक्का मारेगा तो ये क्या बोन्स क्या है थोड़ी सी बाहर की तरफ निकलने लगेंगी, आपको थोड़ी थोड़ी साफ दिखाई देगी वो, तो आप उसको अच्छे से छू के फील कर सकते हैं। अब देखिए आपको क्या पेल्विक बोन्स के बारे में बता रखा है। पेल्विक बोन्स क्या होती हैं, ये जो हमारा पेट होता है उसके नीचे वाली बोन्स होती हैं और ये क्या काम आती है बैठने में। जब आप बैठते हैं ना, ये जो हिप्स बोन होती है ना, इन्हीं को बोला जाता है पेल्विक बोन। ये जो पूरा स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना, इनको बोलते हैं पेल्विक बोन, और ये जो रिंग रिंग सी दिख रही है इनको बोलते हैं हिप्स बोन। तो ये आपके बैठने में क्या हेल्प करती हैं। अब देखिए जो स्कल होता है वो भी क्या बहुत सारी बोनों से मिलकर बना होता है, और ये क्या हमारे बॉडी पार्ट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट को क्या प्रोटेक्ट करता है, जो है हमारा ब्रेन। पता है हमारे स्कल में भी क्या काफ़ी सारे जॉइंट्स होते हैं, लेकिन वो क्या होते हैं फिक्स जॉइंट होते हैं, मूवमेंट नहीं कर पाते। अब देखिए हमारे शरीर में कुछ ऐसी भी हड्डियां होती हैं जो ज़्यादा हार्ड नहीं होती हैं, वो क्या इजीली बैंड हो जाती हैं, जिसको हम बोलते हैं कार्टिलेज। अब देखिए कार्टिलेज का सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है, आपका ईयर, आपका कान। आपका कान क्या एक फिक्स्ड शेप में रहता है, लेकिन आप क्या अपने कान को आसानी से क्या बैंड कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं ना, आप अपने कान को हिला सकते हैं, वो ज़्यादा हार्ड नहीं है, आराम से बैंड हो जाता है। तो ये क्या कार्टिलेज से बना है तो ये हड्डियाँ, लेकिन काफ़ी पतली हड्डियाँ होती हैं जो आसानी से बैंड हो जाती हैं। तो आप देखिए इमेज में भी देख सकते हैं, ये देखिए जो नीचे का जो गिलगिला सा पार्ट होता है जिसको आप आसानी से हिला सकते हैं उसको बोलते हैं ईयर लोब, और इसके जो ऊपर का पार्ट होता है वो हल्का सा थोड़ा सा हार्ड होता है, इतना भी हार्ड नहीं होता लेकिन हल्का सा हार्ड होता है, इसी को हम बोलते हैं कार्टिलेज। और ये जो कार्टिलेज होता है ये आपके पता है जॉइंट्स में भी होता है, आपके बॉडी पार्ट्स के जो जॉइंट्स होते हैं उसमें भी क्या कार्टिलेज होता है। तो अब ये बोल रहा है कि हमारा जो पूरा स्केलेटन है वो किससे मिलकर बना है, हमारी बोन से, जॉइंट से और कार्टिलेज से मिलकर हमारा पूरा स्केलेटन क्या बना है। और अभी बोल रहा है कि आपको क्या अपना स्केलेटन की क्या कॉपी करनी है, आपको ड्राइंग करनी है, आपको क्या प्रैक्टिस करनी है नोटबुक में, आपको जैसे जितना अच्छा हो सके आपको उतना बढ़िया क्या स्केलेटन बनाने की प्रैक्टिस करनी है। अब देखिए आपने बोन्स के बारे में पढ़ लिया, बोन्स कैसे मूवमेंट करती है जॉइंट के सहारे, आपने वो भी देख लिया है ना, जॉइंट की हेल्प से कैसे बोन मूव करती हैं। तो अब ये बोल रहा है कि अब आपको अपना हाथ लेना है, उसमें फिस्ट बनानी है, मतलब मुट्ठी, आपको हाथ लेना, मुट्ठी बनानी है। फिर आपको क्या करना है, आपको क्या आपका आर्म, अपना हाथ को क्या बैंड करना है और अपने एल्बो की मदद से आपको बैंड करना है और अपने थंब से अपने शोल्डर का छूना है, ठीक है। फिर बोला आपको कोई चेंज नज़र आया। अब देखिए डायग्राम में देखिए, ये जो डायग्राम दे रखा है इसमें क्या उसने हाथ से मुट्ठी बनाई, अंगूठा निकाला और अंगूठा ले गया सीधे अपने शोल्डर की तरफ। अब देखिए जैसे कि इसने मुट्ठी बनाई, अंगूठा छुआया, ऐसे शोल्डर पे ले गया। अब आप देखेंगे जो बीच की जो ये मसल है ये क्या काफ़ी आपकी बड़ी हो जाएंगी, फूल जाएंगी। तो इसी को क्या बोलते हैं, मछली बोलते हैं। जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं तो बोलते हैं इनको मछली दिखाते हैं ना, बॉडी बिल्डिंग दिखाते तो ऐसे दिखाते अपनी मसल को ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करके ना, कॉन्ट्रैक्शन की मदद से क्या जो आपकी जो मसल है ये क्या बड़ी हो जाती है। और फिर जो नीचे वाली आप देख सकते हैं, जो नीचे वाली मसल, जैसे ऊपर वाली को हम क्या बोलते हैं बाइसेप और नीचे वाली को हम क्या बोलते हैं ट्राइसेप। तो आप जब बॉडी बिल्डिंग जब बड़े हो जाएंगे, जब बॉडी बिल्डिंग करेंगे तो आप उसमें देखेंगे जो ये जब आप ऐसे ऐसे करेंगे तो आपकी जो ये मसल है कि काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाती है। तो देखिए आपने इस मूवमेंट से क्या सीखा, जब आपका हाथ सीधा था तो जो ये मसल थी ये क्या सीधी हो गई। देखिए आप इमेज में बी वाले में देखिए, जब ये हाथ सीधा था तो ये मसल भी क्या सीधी थी, तो इनके पास क्या जगह जगह थी इसलिए क्या फैली हुई थी। जैसे ही आपने हाथ मोड़ा ऊपर की तरफ लाए तो ये मसल को क्या जगह कम मिली इसलिए क्या ये मर्ज हो गई, मतलब ये ज़्यादा क्वांटिटी में फूल गई हैं। अब देखिए इन मसल का काम क्या होता है, इन मसल क्या करती हैं, जो बोन होती है हमारे शरीर में, हड्डियाँ होती हैं, इनको क्या पुल करने में काम आती हैं। ये पता है कैसे पुल करती है, पुश नहीं करती हैं। ये जब जैसे अपना हाथ आपने जैसे ऊपर लिया तो इसमें क्या आपकी मसल क्या वर्क करी, अपनी मसल ने क्या आपके हाथ को ऊपर खींचा, लेकिन जैसे आप हाथ छोड़ते तो मसल अपने आप को ढीला रिलैक्स छोड़ देती है, इसकी वजह से क्या आपका हाथ क्या नीचे आ जाता है। तो मतलब ये सिर्फ पुल करती है, पुश नहीं करती। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा है, जो हमारी मसल होती हैं क्या पेयर में काम करती हैं। जैसे कि आपने इमेज में देखा था, जो एक मसल है वो क्या अपने हाथ को ऊपर की तरफ खींच रही है, तो दूसरी वाली मसल क्या है वो रिलैक्स कर रही है। तो अगर दूसरी हम जैसे हाथ सीधा करेंगे तो जो दूसरी वाली मसल है वो क्या उस पर क्या वो पुल करेगी और जो दूसरी वाली मसल है वो रिलैक्स करेगी। तो ये हमेशा पेयर में काम करती है, एक काम करेगी तो दूसरी रिलैक्स करेगी, दूसरी काम करेगी तो दूसरी वाली रिलैक्स करेगी। तो ये पेयर में काम करते हैं। तो देखिए इससे आपको क्या पता चला कि जो हमारी जो बोन होती है क्या वो ऊपर और नीचे क्या दो मसल से क्या घिरी होती है। जो पहली वाली काम करेगी तो दूसरी रिलैक्स करेगी, दूसरी वाली काम करेगी तो पहली वाली रिलैक्स करेगी। तो हमारी जो बोन की जो मूवमेंट होती है तो इसमें क्या दोनों मसल का क्या काम होता है, वर्क होता है। जब ये दोनों मसल आपस में क्या पेयर में काम करेंगी जब हमारी बोन क्या मूव करेंगी। तो देखिए बोल भी रहा है मसल कैन ओनली पुल, इट कैन नॉट बी पुश, मतलब हमेशा मसल जो है हमेशा पुल करेगी और पुश नहीं करेगी।
तो देखिए बॉडी मूवमेंट में क्या है, बोन का और मसल का दोनों का क्या इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब ये पूछ रहा है कि जो एनिमल होते हैं वो कैसे मूव करते हैं, क्या सारे एनिमल में ही बोन होती है? तो आप बोलेंगे कि सब में तो ऑलमोस्ट में तो सब में बोन होती है, लेकिन आप जैसे ही पूछेंगे अर्थवर्म, जो अर्थवर्म होता है क्या उसमें बोन होती है, तो आप सीधे सीधे बोलेंगे नहीं होती है। जैसे अर्थवर्म हो गया, स्नेल हो गया, स्नेल में भी क्या बोन नहीं होती है। तो ये पूछ रहा है कि जैसे मान लीजिए अब उसमें हड्डी तो होती नहीं है अर्थवर्म में और स्नेल में, तो ये मूवमेंट कैसे करते हैं? तो अब एक चीज़ होती है गेट ऑफ एनिमल, तो अभी आप इसके बारे में पढ़ेंगे, गेट ऑफ एनिमल की मदद से क्या ये मूवमेंट करते हैं। अब देखिए आपको अर्थवर्म के बारे में बता रखा है कि अर्थवर्म कैसे मूवमेंट करना है। तो एक्टिविटी 5 में क्या बोल रहा है, आपको अर्थवर्म को क्या ऑब्जर्व करना है, क्या करना है, उसकी मूवमेंट को देखनी हो कैसे मूवमेंट कर रहा है। तो आपको क्या करना है कि अर्थवर्म लेना है, उसको फिल्टर पेपर पे रखना है, फिर आपको क्या है स्मूथ ग्लास पे रखना है, जो ग्लास होता है ना कांच, उस पे रखना है। फिर आप क्या उसकी मूवमेंट को ऑब्जर्व करेंगे। जो फिल्टर पेपर पे है उस पर तो उसकी मूवमेंट तेज है, लेकिन जो ग्लास है उस पर उसकी मूवमेंट क्या स्लो हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि वो चिकना है, चिकनी सरफेस पे क्या है जो अर्थवर्म है उसकी मूवमेंट स्लो हो जाती है, वो धीरे धीरे मूव करता है। और जैसे ही फिल्टर पेपर मिला वो रफ है, उस पर क्या अच्छे से क्या उसकी पकड़ बन रही है, तो वो तेज तेज मूव करेगा। अब सबसे पहले समझिए कि अर्थवर्म मूव कैसे करता है। अब देखिए जब आप भी अर्थवर्म को देखेंगे तो इसकी जो पूरी बॉडी है वो क्या रिंग से मिलकर बनी हुई है। अब देखिए एंड टू एंड क्या इसमें रिंग है, आप देखिए इस इमेज में भी देख सकते हैं रिंग छल्ले छल्ले बने हुए हैं इसकी बॉडी में। और आप इमेज में भी देख सकते हैं, देखिए बिल्कुल शुरू से लेकर एंड तक क्या रिंग से बना हुआ है। ये छोटे पहले क्या शुरुआत में क्या छोटे छोटे रिंग है, फिर बड़े होते जा रहे हैं, बीच की बॉडी में बड़े रिंग हो जा रहे हैं, फिर से एंड में जाके छोटे रिंग हो जा रहे हैं। तो ऐसे करके इसके छल्लों से क्या पूरी बॉडी बनी है। अब देखिए जो अर्थवर्म होता है मूवमेंट कैसे करता है, ये जो आपने देखिए इमेज में भी देख सकते हैं, ये क्या अपने जो छल्ले हैं, मतलब इसमें हड्डी तो होती नहीं, मसल होती हैं, तो ये अपनी बॉडी को क्या आगे की तरफ खींच लेता है और वहीं पे अपनी बॉडी को फिक्स कर लेता है। फिर जो पीछे की जो बाकी बची हुई बॉडी होती है उसको आगे की तरफ खींचता है, फिर उसको वहीं पे फिक्स कर लेगा। फिर जो उसने आगे की जो बॉडी फिर उसको आगे की तरफ खींचेगा, फिर उसको फिक्स करता है, फिर पीछे वाली बॉडी को फिर खींचता है। ऐसे करके क्या अर्थवर्म अपनी मूवमेंट करता है। अगर आपको अच्छे से समझाने के लिए मैं साइड में अपना क्लिप भी लगा दूंगा अर्थवर्म की चलते हुए, तो आप उसमें देख सकते हैं कि अर्थवर्म कैसे चल रहा है। तो ऐसे ही क्या अर्थवर्म क्या अपने मसल को एक्सपेंड करके और कॉन्ट्रैक्शन करके क्या आगे की तरफ चलता है। तब देखिए बोल रहा है कि ये जो अर्थवर्म होता है इसकी बॉडी में क्या एक सीक्रेट सब्सटेंस होता है जिसको हम बोलते हैं स्लीमी सब्सटेंस, तो ये इसकी हेल्प करता है मूवमेंट में। इसकी वजह से क्या वो आसानी से क्या आगे पीछे अपनी बॉडी को क्या मसल को आगे पीछे कर लेता है। अब देखिए इसमें बता रखा है कि उसके शरीर पे क्या छोटे छोटे हल्के हल्के से बाल होते हैं जिसको हम बोलते हैं टाइनी ब्रिसल्स। ये जो टाइनी ब्रिसल्स होते हैं ये इसको पकड़ बनाने में क्या हेल्प करते हैं। अब देखिए मैंने पहले ही बताया था कि जो कांच पे क्या उसकी स्पीड क्या स्लो हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि कांच है चिकना और उसकी जो टाइनी ब्रिसल्स है उस पर क्या पकड़ नहीं बना पाएंगे, तो इसकी वजह से क्या उसकी स्पीड काफ़ी स्लो हो जाएगी। और वहीं पर क्या फिल्टर पेपर पर उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा तेज हो जाएगी क्योंकि उसको अच्छे से ग्रिप मिल पाएगी, उसके जितने भी ब्रिसल्स है वो अच्छे से पेपर को पकड़ पाएंगे। दोस्तों आपको पता है कि हम अर्थवर्म को फार्मर फ्रेंड भी बोलते हैं, मतलब किसानों का दोस्त बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि किसानों की काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। क्योंकि जो रास्ते में जितने भी कीड़े मकोड़े होते हैं ना, जब जो खेत होता है उसमें काफ़ी सारे कीड़े होते हैं, तो ये कीड़ों को खा जाता है। और पता है ये जितना भी अपना वेस्ट निकालता है तो ये क्या सॉइल में छोड़ देता है वेस्ट, और ये सॉइल को क्या फर्टाइल कर देता है। इसका जो भी वेस्ट होता है ना, ये मतलब एक उसका काम करता है, ये मतलब उपजाऊ को बना देता है मिट्टी को, ताकि जो खेत है ना वो अच्छे से ग्रो कर सके। अब आप देखेंगे स्नेल कैसे मूवमेंट करता है। अब एक्टिविटी 6 में देखिए क्या बोल रहा है, आपको क्या एक स्नेल को क्या ऑब्जर्व करना है। जब वो क्या ग्राउंड पे चल रहा होता है या फील्ड में कहीं होता है तो आपने क्या नोटिस करा होगा उसके क्या पीछे क्या एक गोल गोल सा क्या कुछ लगा रहता है, तो क्या होता है? तो ये बोल रहा है कि उसको हम क्या बोलते हैं सेल बोलते हैं। तो वो क्या सेल के अंदर क्या घुसकर भी बैठ जाता है, वो अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके अंदर घुस जाता है। तो ये क्या है अपना जैसे कछुआ क्या अपना घर है साथ लेके घूमता है, तो ये भी अपना घर क्या साथ लेके घूमता है कछुए की तरह। इसके पीठ के पीछे क्या चिपका रहता है, जब भी कोई खतरा आता है तो ये अपने सेल में जाके छुप जाता है। ये जो सेल होता है इसको हम क्या आउटर स्केलेटन भी बोलते हैं, लेकिन ये जो स्केलेटन है ये क्या हड्डी की बनी नहीं होती, हड्डी की नहीं होती, किसी और चीज़ की होती है। और बता रहा है ये जो पीछे जो इसका ये सेल है ना, इसके मूवमेंट में कोई हेल्प नहीं करता, ये फिर भी बस ये क्यों लेके घूमता है ताकि सेल इससे अपनी क्या प्रोटेक्शन कर सके, कोई भी खतरा है तो उसके अंदर जाके घुस के बैठ जाए, इसलिए ये अपने घर को क्या साथ लेके चलता है, लेकिन इसकी मूवमेंट में कोई हेल्प नहीं करता। अब देखिए बोल रहे हैं कि आपको क्या स्नेल लेना है और फिर उसको क्या गिलास पे रखना है, कांच के गिलास पे चलाना है, उसको उस पर रख देना है और फिर आपको देखना है कि उसकी मूवमेंट कैसी हो रही है। फिर क्या बोला है जब आप उसको कांच पे रखेंगे, जब उसकी मूवमेंट को देखेंगे तो आपको नीचे से देखना है उसके ऊपर रखकर। आपको जब वो मोटा मोटा जब दिखेगा, जो थिकनेस दिखेगी ना उसके स्ट्रक्चर की, तो वो क्या उसका फुट होगा। मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट मसल क्या होगी, जो उसका सबसे मोटा पार्ट है वही उसकी सबसे स्ट्रॉन्ग मसल है। फिर आपको क्या उसके धीरे धीरे क्या मूवमेंट दिखेगी, उसके फुट कैसे मूवमेंट कर रही है उसकी बॉडी। वो भी क्या तो वो क्या स्नेल क्या स्लो होता है, लेकिन अर्थवर्म क्या थोड़ा फास्ट मूव करता है। लेकिन जो स्नेल है उसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा स्लो होती है, वो धीरे धीरे बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता क्या मूव करता है। अब देखिए कॉकरोचेस के बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए कॉकरोचेस को ऑब्जर्व करने के लिए आपको क्या अपने घर में क्या कहीं पे भी आपको कॉकरोच मिल जाते हैं, सबके घरों में क्या कॉकरोच कहीं ना कहीं होते ही हैं। तो ये कॉकरोचेस जो होते हैं ये क्या चल भी लेते हैं, उड़ भी लेते हैं, क्या इनके पास पंख भी होते हैं तो ये उड़ भी लेते हैं, और ये क्या दीवारों पे भी चल लेते हैं, इनको क्लाइंब करना भी आता है। और कॉकरोचेस के क्या 3 लेग के क्या पेयर होते हैं, मतलब टोटल कितने पैर हो गए, 6 पैर होते हैं कॉकरोचेस के, जिनकी मदद से क्या है वो चलता है।
और इसकी जो पूरी बॉडी होती है ना, ये पूरे एक हार्ड आउटर स्केलेटन से मिलकर बनी होती है, मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। आप कॉकरोचेस के ऊपर पैर भी रख दोगे तो भी क्या वो मरेंगे नहीं, क्योंकि उनका जो पूरा स्ट्रक्चर है वो इतना ज़्यादा हार्ड होता है। आप उनको क्या बहुत ज़ोर ज़ोर से मारेंगे तब भी वो नहीं मरेंगे। तो इनका जो पूरा बॉडी है ना वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड स्ट्रक्चर से बनी है। और ये बोल रहे हैं कि इसका जो स्ट्रक्चर है ना, ये काफ़ी सारे प्लेटों से मिलकर बना हुआ है। इसका जो ये स्ट्रक्चर है काफ़ी ज़्यादा जो हार्ड है ना, तो ये क्या इसके मूवमेंट में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। और बोल रहा है क्या कॉकरोचेस के पास क्या 2 पेयर विंग होते हैं, मतलब 2 पंख भी होते हैं जो सर के नीचे होते हैं, हेड के नीचे होते हैं, उसकी बॉडी पे लगे रहते हैं। और क्या बोल रहा है कि उसके पास क्या मसल्स होती हैं ना, उसके क्या नियर द लेग्स, उसके लेग में क्या मसल्स होती हैं जो उसको चलने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती हैं। और उसके क्या बॉडी में भी मसल होती है जो उसको उड़ने में भी मदद करती हैं। अब देखिए आप पढ़ेंगे बर्ड्स के बारे में कि उनकी मूवमेंट कैसी होती है। अब देखिए जो बर्ड है वो उड़ती भी है, चलती भी है, उनके पैर भी होते हैं ना, पंख भी होते हैं, तो आपने चलते हुए भी देखे होंगे, उड़ते हुए भी देखे होंगे। और देखिए कुछ वो बर्ड्स ऐसी भी होती है जैसे कि डक हो गया, स्वान हो गया, जो स्विम भी करती है वाटर पे, वो चलती भी हैं, उड़ती भी और तैरती भी हैं। अब देखिए जो बर्ड्स होती हैं उड़ती कैसे हैं, जो उनकी जो वो होती है बोन्स होती है वो होलो होती है और काफ़ी ज़्यादा हल्की लाइट होती हैं। और वो क्या है वॉक भी कर लेती है क्योंकि उनका बॉडी का जो वेट है वो काफ़ी ज़्यादा लाइट होता है। और जो उसकी 4 लिम्स होती हैं, मतलब जो हाथ की हड्डियाँ होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा मॉडिफाई होती हैं, जैसे कि जो आप डायग्राम में भी देख सकते हैं कैसे ज़्यादा मॉडिफाई हैं। और इस पर क्या काफ़ी सारे विंग्स होते हैं जिसकी मदद से क्या आसानी से क्या पक्षी उड़ सकता है। और बोल रहा है जो उसकी जो बेस्ट बोन होती है, ब्रेस्ट बोन मतलब जो सीने की जो बोन होती है वो काफ़ी ज़्यादा मॉडिफाई होती हैं। जैसे कि वो लिफ्ट मतलब फ्लाइट लेता है, उड़ता है आसमान में, तो वो आसानी से क्या अपने पंखों को क्या एडजस्ट कर लेता है, अप या डाउन कर सकता है ताकि वो आसानी से क्या कहीं भी उड़ सके। तो ये काफ़ी ज़्यादा क्या पक्षी के अंदर क्या मॉडिफिकेशन हो रखी होती है। तो आप डायग्राम में भी क्या बर्ड का स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि कैसे इसका देखिए पैर देखिए, और देखिए आगे का जो इसका ब्रेस्ट का स्ट्रक्चर है वो देखिए पंख कैसे मॉडिफाई है, इसके पूरे पंख निकले रहते हैं ना, इसके 4 लिम्स देख सकते हैं। तो ऐसे ही पूरा स्ट्रक्चर है, स्केलेटन दे रखा है आपको बर्ड का। अब देखिए आपने इंसेक्ट्स के बारे में पढ़ लिया, बर्ड्स के बारे में पढ़ लिया, अब आप पढ़ेंगे फिश के बारे में कि मछलियाँ की मूवमेंट कैसी होती है, मतलब पानी में वो कैसे आगे बढ़ती हैं। अब देखिए एक्टिविटी 8 दे रखी है आपको। एक्टिविटी 8 में बोल रहा है कि आपको क्या पेपर लेना है, उसकी बोट बनानी है। आपको सभी को आती होगी कैसे बोट बनती है, फिर उसको क्या पानी में उतारना है। फिर अब क्या बोल रहा है ये कि अगर आप उसको देखिए आप पॉइंटेड हैंड से फेंकेंगे तो बोट ज़्यादा आगे नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन जब आप उसको खुले हाथों से हाथों मतलब ब्रॉड हैंड से धकेलेंगे तो बोट क्या आगे जाएगी। तो कुछ इसी प्रकार जो क्या मछली की मूवमेंट भी होती है। तो देखिए जब भी हम शिप को क्या पॉइंटेड हेड से धक्का दे रहे हैं तो वो आगे इतना जा नहीं पा रहा, लेकिन ब्रॉड हैंड से जब दे रहे हैं तो धक्का तो वो काफ़ी ज़्यादा आगे जा रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, तो इसको समझने के लिए आपको क्या फिशेस को समझना होगा कि फिश कैसे मूवमेंट करती है, उनके ग्लाइडिंग सिस्टम को समझना होगा। तो आप देखिए अब इमेज दे रखी है फिशेस की, फिशेस दिखने में होती कैसे है। अब ये देखिए फिशेस आगे से क्या उनका मुंह काफ़ी ज़्यादा छोटा होता है ना, और नुकीला सा होता है, और पीछे से देखिए उनके जो पीछे से फिन है देखिए कैसे निकला हुआ है। तो देखिए आप इससे क्या पता लगा रहे हैं, ये जो फिशेज है इनका शेप काफ़ी ज़्यादा सिमेट्रिकल होता है। उनका मुंह भी आगे से काफ़ी ज़्यादा पैना सा होता है, उनका पीछे भी हिस्सा काफ़ी ज़्यादा पैना सा होता है। आप देखेंगे बिल्कुल सिमेट्रिकल है। आप अगर इनको बीच से क्या आधा आधा काटेंगे तो दोनों क्या सिमेट्रिकल है, मतलब दोनों क्या आधे आधे कोने जैसे निकले हुए हैं। तो देखिए जब आप बोट बनाते तो उसका भी क्या आगे का और पीछे का हिस्सा काफ़ी ज़्यादा सिमिलर होता है ना। आपने जब ऊपर बोट देखी होगी डायग्राम में, उसमें भी क्या आगे का हिस्सा और पीछे का हिस्सा सेम होता है। ऐसी मछलियों का भी आगे का हिस्सा और पीछे का हिस्सा क्या सेम होता है दिखने में। अब देखिए बता रखा है जो हेड होता है, टेल होता है फिश का, वो काफ़ी ज़्यादा छोटा होता है, स्मॉल होता है, और जो मिड पोर्शन होता है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है ना। आप देख सकते हैं डायग्राम में भी कैसे देखिए आगे का और पीछे का छोटा है और बीच का क्या हिस्सा बड़ा है। तो ये जो फिश की जो बॉडी शेप होती है, इस बॉडी शेप को हम बोलते हैं स्ट्रीमलाइन्ड। ये जो स्ट्रीमलाइन्ड बॉडी की मदद से क्या उनको आसानी से क्या ये वाटर में क्या मूवमेंट कर पाती है। अब देखिए जो इनकी जो बॉडी शेप है ये बनी है ऐसी ताकि ये आसानी से मूव कर सकें। जो पानी होता है इनकी बॉडी से लग के क्या आसानी से क्या चले जाता है, तो इन पे क्या इससे इनको काफ़ी ज़्यादा फायदा होता है वाटर में मूव करने में। अब देखिए बोल भी रहा है जो इनका जो स्केलेटन होता है, द स्केलेटन ऑफ द फिश इज कवर्ड विद स्ट्रॉन्ग मसल्स। इनके जैसे कि जो बीच की जो मैंने बताया ना काफ़ी ज़्यादा मोटी होती है इनकी जो स्ट्रक्चर होता है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इसमें क्या स्ट्रॉन्ग मसल्स होती हैं। फिर ये क्या कर्व बनाती है। आप देखिए डायग्राम में भी देख सकते हैं जैसे फिश ये आगे बढ़ रही है तो अपनी बॉडी से क्या कर्व बना रही है। तो ये कर्व बनाने की मदद से क्या ये आगे बढ़ पाती है पानी में। एक कर्व की मदद से ही अपने के पीछे के जो फिन है उसको क्या कर्व की शेप में हिलाती हैं और आगे बढ़ जाती है। अब आप डायग्राम में देखिए जैसे कि ये जो मछली है इसका देखिए मुंह इधर है तो पूंछ इधर होगी, और फिर देखिए अगर इसका मुंह दूसरी साइड है तो इसकी पूंछ की साइड दूसरी साइड होगी। तो इसी से क्या ऐसे मूवमेंट से ही आगे बढ़ जाती है पानी में। तो अब देखिए क्या बोल रहा है कि अपनी बॉडी से क्या ये अपने वाटर में क्या जर्क देती है। जर्क मतलब क्या अपने आप को पुश करती है आगे की तरफ, और ये किसकी मदद से करती है, फिन की मदद से और अपनी टेल की मदद से। इसके जो फिन होते हैं और टेल होती है ना पूंछ, उसकी मदद से क्या ये आसानी से आगे मूवमेंट कर सकती है वाटर में। तो देखिए वही बोल रहा है जो ये मछलियाँ होती हैं तो ये क्या अपनी फिन की मदद से क्या आगे पानी में क्या आसानी से क्या मूव कर सकती हैं, और इसी फिन की मदद से क्या अपनी बॉडी का बैलेंस बना पाती हैं। अगर ये फिन ना हो तो क्या मछली उल्टी भी तैर सकती है, लेकिन क्या मछली सीधी तैरती है तो किसकी मदद से, फिन की मदद से। और अब देखिए बोल भी रहा है जो स्विमर्स होते हैं तो वो क्या करते हैं अपने हाथ पैरों में क्या फ्लिपर्स पहन लेते हैं ना, ताकि क्या पानी उन पर क्या लग के अच्छे से ग्लाइड हो जाए और उनको क्या एक स्पीड मिल सके पानी में अच्छे से वो तैरने में। स्विमर को आपने देखा होगा जो भी स्विमिंग कॉम्पिटिशन होता है तो क्या पैरों में कुछ पहनते हैं ना ताकि वो अच्छे से क्या आगे पानी में ग्लाइड कर सकें।
अब देखिए मछलियों की तरह ही सिमिलर क्या है स्नेक भी है। स्नेक क्या करता है, स्लीथर करता है, वो भी क्या अपनी पूरी बॉडी को क्या कर्व करके क्या आगे की तरफ बढ़ता है। अब इसी में आप जानेंगे कि हाउ डू स्नेक मूव्स, जो सांप है वो अपनी मूवमेंट कैसे करता है। अब देखिए क्या बोला, जो स्नेक होता है उसके पास एक लॉन्ग बैकबोन होती है, मतलब जो रीढ़ की हड्डी होती है उसके काफी लंबी रीढ़ की हड्डियां होती हैं, वो भी क्या छोटी छोटी मसल से मिलकर बनी होती है। क्या बोला ना, हैव मैनी थिन मसल्स, काफी पतली पतली क्या मसल्स होती हैं उसके पास, जिसकी मदद से क्या वो आसानी से अपनी बॉडी को क्या जो रीढ़ की हड्डी है उसको कर्व कर लेता है। अब ये बोला ये जो मसल है ना आपस में अच्छे से कनेक्टेड होती है एक दूसरे के साथ, जिससे वो आसानी से क्या मूव कर सके। तो बोलना है जो स्नेक की जो मूवमेंट होती है इसमें कौन कौन हेल्प करता है, उसकी बैकबोन, उसकी रिब्स और उसकी क्या स्किन। उसकी जो स्किन होती है ना वो काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है और उसकी बैकबोन भी काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है। तो आपने जब भी देखा होगा सांप को क्या वो जिगजैग मोशन में क्या आगे की तरफ बढ़ रहा होता है, कभी सीधा आपने सांप को चलते हुए नहीं देखा होगा। और पता है सेम चीज़ इसी के साथ भी, अगर आप इसको ज़मीन पे छोड़ देंगे ग्राउंड पे तो काफ़ी स्पीड में चल लेगा, बहुत स्पीड में, लेकिन वहीं आप इसको चिकने सरफेस पे छोड़ देंगे तो इतनी जल्दी जल्दी मूव नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसको क्या ग्रिप की जरूरत पड़ती है। जैसे कि अर्थवॉर्म को चाहिए, स्नेल को चाहिए, ऐसी सांप को भी क्या आगे बढ़ने के लिए क्या ग्रिप की जरूरत होती है। इसलिए वो क्या ग्राउंड पे क्या तेज तेज भागेगा, लेकिन वहीं चिकने सरफेस पे क्या उसकी स्पीड काफ़ी स्लो हो जाएगी। अब देखिए वही बोल रहा है कि उसका सांप का स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि वो सीधा नहीं चल सकता, वो क्या लूप बनाते हुए चलता है अपनी बॉडी को। जैसे ही वो लूप बनाता है तो अपनी बॉडी को क्या वो आगे की तरफ खींचता है, इसकी मदद से क्या लूप की मदद से वो अपनी बॉडी को आगे खींचता हुआ ले जाता है, इसलिए कभी सांप ना सीधा चल नहीं पाता। अब देखिए आपने जितने भी एनिमल्स के बारे में जितना भी पढ़ा आपने, अगर आपको समझ नहीं आया तो आप यूट्यूब पे जाइए और वहाँ पे भी आप इनको क्या डिटेल में देख सकते हैं। आप मूवमेंट देख सकते हैं अर्थवॉर्म की, फिश की देख सकते हैं कि फिश आगे खर बढ़ती कैसे आगे, आप सांप को देख सकते हैं कि वो कैसे आगे बढ़ रहा है। तो अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप क्या यूट्यूब पर जाके इनको देख सकते हैं डिटेल में। और आप कुछ एनालिटिक्स दे रखे हैं, जैसे कि ह्यूमन को क्या हमारे 2 लेग्स क्यों दे रखे हैं और काव को 4 लेग क्यों दे रखे हैं, काव और बफेलो को 4 लेग क्यों दिए और ह्यूमन को 2 लेग क्यों दिए। तो ये कुछ एनालिसिस हैं जो आपको करने हैं। और ये भी जानिए कि मैमल्स क्या होते हैं, रेप्टाइल्स क्या होते हैं, है ना। जैसे ह्यूमन हो गए वो भी मैमल्स होते हैं, जो काव होगी बफेलो हो गई क्या वो भी मैमल्स होते हैं, मगरमच्छ हो गया, सांप हो गया, ये मैमल्स हैं या रेप्टाइल्स हैं। तो ये भी सब आपको क्या जानना है, तो इनके बारे में भी आपको क्या रिसर्च करनी है। अब आपको ब्लू बॉक्स में क्या योगा के बारे में बता रखा है। योगा आपकी क्या हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। अब ये बता रखा है कि जो योगा है वो क्या 21 जून को क्या इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता है। पूरे अर्थ पे क्या योगा डे मनाया जाता है 21 जून को। तो देखिए योगा करने के काफ़ी सारे फ़ायदा होते हैं। आपका हेल्थ में इंप्रूवमेंट होगी, आपकी हाइट बढ़ जाएगी, आपकी क्या वेट में भी क्या आपका अगर वेट कम है तो वो भी बढ़ जाएगा, और आपको काफ़ी सारी जो डिजीज़ हैं वो भी नहीं होंगी, और आपका क्या जो अंदर का जो भी वो है ना, जो ऑस्टियोपोरोसिस है वो भी क्या डिजीज़ है तो वो भी आपको नहीं होएगी, और आपका जो अंदर का जो वो है इम्यून सिस्टम है वो भी क्या बूस्ट हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो आपको कोई भी क्या डिजीज़ है, कोई भी वायरसेस वगैरह है तो आप उससे बचे रहेंगे। और योगा करने से क्या आपका हार्ट भी हेल्दी रहेगा, आपकी जो जितने भी जॉइंट है उनमें दर्द नहीं होगा, वो काफ़ी ज़्यादा हेल्दी रहेंगे, और आपकी पूरी बॉडी क्या हेल्दी रहेगी। तो यहीं पे क्या हमारा चैप्टर फिनिश होता है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको पूरा चैप्टर समझ आया होगा। मैंने काफ़ी ज़्यादा डिटेल में आपको पढ़ाया है और अच्छे से समझाया भी है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं मिलता हूँ इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।